अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के वहां से आएंगे। और मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक कमेंट भी जरूर कर देना। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने स्केलेबिलिटी लोड बैलेंस के ऊपर पढ़ा हुआ है डिटेल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंड टू एंड स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल सिस्टम प्रोसेसर पढ़ा हुआ है, एंड टू एंड कैसे काम करता है, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम देखा है, एंड टू एंड कैसे काम करता है, और लास्ट वीडियो में देखा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एंड टू एंड के वो कैसे काम करता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को। बिल्डिंग सिस्टम दैट ग्रो विद डिमांड एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस। आप इसी से ये सोच सकते हैं कि स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, किसको मैंने आर्किटेक्चर के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो में रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस सॉरी इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। Scalability refers to a system ability to handle increasing workload or accommodate growth without compromising performance। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस को विदाउट कॉम्प्रोमाइज किए जो लोड है, जो ग्रोथ है, उसको सिस्टम हैंडल कर सके, इसी को स्केलेबिलिटी कहते हैं। इट इंश्योर दैट एज डिमांड्स ग्रो अ सिस्टम कैन एक्सपेंड इट कैपेसिटी ईदर बाय एडिंग मोर रिसोर्स स्केल अप और बाय एडिंग मोर नोड्स और इंस्टेंस स्केल आउट। यानी जैसे ही सिस्टम में लोड और सिस्टम ग्रो हो, डिमांड हो सिस्टम का, वैसे सिस्टम खुद को एक्सपैंड करे, या तो नया यानी ऐड बाय एडिंग मोर रिसोर्स यानी स्केल अप करे, उसको एडवांस करे, या फिर ऐड नया नोड्स यानी सिस्टम को स्केल आउट करे। यानी आसान शब्दों में कोई मान लीजिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगा दिया, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगा दिया, ऐसा, या फिर नया सिस्टम इंस्टॉल कर ले। स्केलेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग दैट सिस्टम कैन ग्रो अलोंगसाइड बिजनेस नीड ऑफ यूजर डिमांड। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसको अडॉप्ट करता रहे। और आगे जो हम लोग बता रहे हैं कि ऐड करना, इसमें दो किस्म का स्केल होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक वर्टिकल स्केलिंग। उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। रिलायबिलिटी refers to a system's ability to continue operate correctly and consistently over a time। यानी रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिस्टम अवेलेबिलिटी है, सिस्टम का एबिलिटी जो है, नॉट अवेलेबिलिटी, सिस्टम का एबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअली वो ऑपरेट करता रहे और सही तरीके से कंसिस्टेंट रहे ओवर द टाइम। अ रिलायबल सिस्टम मिनिमाइज डाउन टाइम एंड इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज इंडीड फंक्शनिंग एक्यूरेटली। यानी जो डाउनफॉल जाता है या डाउन टाउन जाता है या सर्वर डाउन जाता है या फिर सर्वर क्रैश होता है, वट जो भी सर्वर को हार्म करने वाली चीज होता है ना, उसको मिनिमाइज किया जाए। ये रिलायबल सिस्टम का एग्जांपल होता है, उसको मिनिमाइज किया जाए और परफॉर्मेंस जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे परफॉर्मेंस हो और फंक्शंस जो है वो एक्यूरेटली काम करे। रिलायबिलिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड मीटिंग यूजर एक्सपेक्टेशंस। जाहिर सी बात है, यूजर एक्सपेक्टेशन और यूजर का जो ट्रस्ट है वो जीतने के लिए रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे कि फाइनेंस एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं आपके मतलब कॉस्ट को इफेक्ट करता है, यानी हेल्थ या फिर आपके मतलब पैसा को इफेक्ट करता है। ग्रोथ पोटेंशियल सिस्टम दैट कैन एक्सपैंड टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। यानी ग्रोथ पोटेंशियल और एक स्केलेबल प्रोजेक्ट आप तभी कहेंगे ना जब सिस्टम एक्सपैंड हो जाए और जो उसका डिमांड है उसको वो दे एक्सपैंड होके और परफॉर्मेंस भी खराब ना हो। कंसिस्टेंसी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम दैट मेंटेन फंक्शनलिटी एंड परफॉर्म इवन अंडर स्ट्रेस और अ पार्शियल फेलियर। यानी कंसिस्टेंसी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सिस्टम को ऐसा मेंटेन किया गया, उसका फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस स्ट्रेस में भी यानी ओवरलोड होकर स्ट्रेस में भी झेल ले, पार्शियल फेलियर भी हो तब भी झेल ले, यानी सिस्टम डाउन ना हो। और इसके बाद होता है फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन अडॉप्ट एंड एंड्योर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी। ये चीज ये जिसके बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो पढ़ेंगे, हालांकि इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम लोग एंड टू एंड पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी दो किस्म का होता है, एक होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, जिसमें क्या होता है ना, वर्टिकल स्केलेबिलिटी इन्वॉल्व्स एडिंग अप मोर पावर, जैसे कि सीपीयू ऐड कर दिया आपने, एक रैम ऐड कर दिया, एक स्टोरेज ऐड कर दिया टू एन एग्जिस्टिंग सर्वर और नोड, एग्जिस्टिंग जो अपना सर्वर है या एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है उसमें। दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड हाई परफॉर्मेंस फॉर अ सिंगल नोड और वेयर एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये इन सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। कौन सा? इज वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी इन्वॉल्व्स एडिंग मोर नोड्स और इंस्टेंस टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, यानी नया मशीन इंस्टॉल करना। दिस अप्रोच इज कॉमन इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कॉमन है। एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर टास्क कैन बी पैरेललाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस डिफरेंट सर्वर। समझ में आ गया इसका यूज केस क्या है? बाकी मजीद पूरा डिटेल के लिए कैसे काम करता है विद एग्जांपल समझने के लिए लोड बैलेंसिंग और रिसोर्स वाला हमारा जो है वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? अपग्रेड करना सिंगल डेटाबेस सर्वर विद मोर रैम या फास्ट सीपीयू। एग्जांपल यूज केस क्या है? व्हेन योर एप्लीकेशन कांट बी इजीली डिस्ट्रीब्यूट एंड नीड मोर पावर योर सिंगल मशीन। यानी आसान शब्दों में कि आपको अगर सिर्फ पावर की जरूरत है, आपने पावर ऐड कर दिया, स्टोरेज की जरूरत है, स्टोरेज ऐड कर दिया, रैम की जरूरत है, रैम ऐड कर दिया, पूरा का पूरा मशीन ऐड नहीं किया। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है? ऐड मोर वेब सर्वर्स टू हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक इन लोड बैलेंसिंग एनवायरनमेंट। यानी व्हेन यू नीड टू हैंडल अ ग्रो
ग्रोथ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द सिंगल मशीन। यानी अब आपका ग्रोथ इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ एक रैम या एक स्टोरेज बढ़ाने से नहीं चलेगा, पूरा का पूरा मशीन ही आपको ज्यादा चाहिए हेवी, तो आप 2 मशीन वहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं। अब स्केलेबिलिटी में क्या-क्या चैलेंज आता है? कॉमन ऑब्स्टिकल, जब आप स्केलेबल करेंगे, स्केलेबिलिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो कॉमन लिमिटेशंस या कॉमन ऑब्स्टिकल क्या होगा वो देखिए। सबसे पहला बॉटलनेक, अ सिस्टम स्केल सर्टेन कंपोनेंट में बिकम बॉटलनेक इफ दे कैन नॉट हैंडल और इंक्रीज लोड। दिस बॉटलनेक कैन लिमिटेड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी जब आप सिस्टम को स्केल करेंगे ना, तो कुछ कंपोनेंट जो होते हैं सिस्टम के अंदर वो बॉटलनेक हो जाएगा, यानी उसका लिमिटेशन हिट हो जाएगा और दे कैन नॉट हैंडल इंक्रीज लोड, और वो इंक्रीज लोड को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आएगा आपका, जो कि पूरी सिस्टम को फेल करेगा। एग्जांपल के तौर पे आपका सीपीयू बहुत पावरफुल है और मान लीजिए आपका रैम भी बहुत पावरफुल है, लेकिन स्टोरेज बहुत कम है, तो जब सिस्टम स्केल भी कर लेंगे तो स्टोरेज प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा ना। तो स्टोरेज प्रॉब्लम आने की वजह से ओवरऑल सिस्टम परफॉर्म खराब होगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए स्केलेबिलिटी अच्छे से करना पड़ेगा आपको। आप प्रॉपर तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा आता है सिस्टम लिमिटेशन। फिजिकल एंड आर्किटेक्चरल लिमिटेशन में इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्केलिंग स्ट्रेटेजी। हाँ, हो सकता है कि आप जो आर्किटेक्चर चूज किए या फिजिकल जो आपका सिचुएशन है वो लिमिट कर रहा है उस चीज को, यानी वो लिमिट कर रहा है आपका स्केलिंग स्ट्रेटेजी को, क्योंकि हमें पता है स्केलिंग का भी बहुत सा स्ट्रेटेजी होता है और सिस्टम आर्किटेक्चर भी बहुत सारा किस्म का होता है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से मिसमैच मतलब मैच ना हो सके और मिसमैच हो जाए तो भी सिस्टम लिमिटेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन वर्टिकली स्केल अ सिंगल मशीन। राइट सी बात है, सिंगल मशीन को कितना वर्टिकल स्केल कर सकते हैं इसमें लिमिट है। इसमें ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी उतना कर दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आप जितना मर्जी उतना मशीन खरीद के लगा सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है, इंश्योर दैट परफॉर्मेंस रिमेंस ऑप्टिमल एज अ सिस्टम ग्रो रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है स्केलेबल करने से, कि आप स्केलेबल किए और परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा, तो फोकस ये होता है कि परफॉर्मेंस भी वैसे रहे, ऑप्टिमल सिस्टम ग्रोथ हो और केयरफुल आर्किटेक्चर प्लानिंग भी होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर डिजाइन स्केल कैन समटाइम लीड टू डिक्रीज परफॉर्मेंस, और अगर प्रॉपर प्लानिंग आप नहीं करते हैं तो स्केल करने के बाद आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है एप्लीकेशन का। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कंसीडर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंसिव रैपिड ग्रोथ। इनिशियली द प्लेटफॉर्म माइट हैंडल 10,000 यूजर विद अ सिंगल सर्वर, यानी एक सर्वर में एक सोशल मीडिया 10,000 यूजर को एक वक्त में संभाल रहा था और वो रैपिडली बढ़ रहा है, ठीक है। एज यूजर नंबर ग्रो टू 1 मिलियन द डेटाबेस बिकम अ बॉटलनेक। ऑफ कोर्स एक सर्वर में जो डेटाबेस था वो बॉटलनेक हो गया, इतना इतना यूजर का डेटा था, कॉजिंग स्लो रिस्पांस टाइम। इससे क्या हुआ कि रिस्पांस टाइम, रिक्वेस्ट टाइम ना स्लो हो गया, लेटेंसी बढ़ गया। द टीम डिसाइड टू स्केल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बाय एडिंग मोर डेटाबेस सर्वर एंड इंप्लीमेंट शेयरिंग डिवाइड द डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। अब टीम ने क्या किया? टीम ने डिसाइड किया कि अच्छा डेटाबेस का प्रॉब्लम है तो नया सर्वर ले लो जिसमें हम लोग नया डेटाबेस ले लेते हैं और जो डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। हाउएवर दे डिस्कवर दैट सम क्वेरीज नाउ रिक्वायरिंग एक्सेस मल्टीपल शेयर्ड इंट्रोडक्शन टू न्यू कॉम्प्लेक्सिटी। यानी फिर उन्होंने देखा कुछ क्वेरी ऐसा है जो मल्टीपल श्रेड को एक्सेस करना चाहते हैं, जिससे नया कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, पोटेंशियली परफॉर्मेंस इशू। दिस इलिस्ट्रेट हाउ स्केलिंग कैन रिवील न्यू चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस। यानी आसान शब्दों में इतना सिंपल नहीं होता स्केलिंग करना, काफी एक्सपर्टीज चाहिए, पूरा टीम चाहिए होता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है, आसान शब्दों में, ठीक है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी की। अब ये तो स्केलेबिलिटी पूरा पढ़ लिया ना हम लोगों ने, स्केलेबिलिटी के ऊपर अब रिलायबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलायबिलिटी में, यानी कि रिलायबिलिटी कहेंगे किसको, क्या क्या चीज अगर हो तो उसको रिलायबल कहेंगे। सबसे पहला होता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कंटिन्यू ऑपरेशन प्रॉपर्ली इन द इवेंट ऑफ फेलियर और सम ऑफ इट, यानी सम ऑफ इट कंपोनेंट। यानी फॉल्ट टॉलरेंस उसको कहेंगे, ये रिलायबल उसको कहेंगे कि जब सिस्टम के पास ये एबिलिटी हो कि वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन करता रहे फेलियर इवेंट में भी, या जब कोई कंपोनेंट काम ठीक से ना करो तब भी वो प्रॉपर काम करे। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रिडेंडेंट एग्जांपल, बैकअप सिस्टम, फेलियर ओवर सिस्टम मैकेनिज्म एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स वगैरह। यानी इन टेक्निक्स और इन सिस्टम्स को अप्लाई करने से फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाता है, और अगर ये है फॉल्ट टॉलरेंस है तो रिलायबल का एक की कंपोनेंट पूरा होता है। दूसरा की कंपोनेंट है रिडंडेंसी, यानी इन्वॉल्विंग हैविंग अ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम टू इंश्योर दैट फेलियर इन वन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल फंक्शनलिटी। यानी रिपीटेड चीजों को रखने से क्या होता है, एक्स्ट्रा चीजों को रखने से क्या होता है कि अगर एक फेल हुआ तो दूसरा काम चल जाएगा, ओवरऑल सिस्टम फेल नहीं होगा, फंक्शनलिटी फेल नहीं होगा। टाइप इंक्लूड जैसे कि हार्डवेयर रिडंडेंसी रख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल रिडंडेंट पावर सप्लाई, इस तरीके से रैड स्टोरेज रख सकते हैं आप, एंड सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी में डुप्लीकेट सर्वर रख सकते हैं, लोड बैलेंसर वगैरह रख सकते हैं। तो अगर रिडंडेंट है और फॉल्ट टॉलरेंस है तो लगभग आपका रिलायबिलिटी काफी अच्छा है। इसके बाद एक आता है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर टू ऑकर ड्यूरिंग ऑपरेशन। इन ऑपरेशन के दरमियान एरर्स वगैरह को ढूंढना प्रॉपर तरीके से। दिस इंक्लूड्स मैकेनिज्म सच एज एरर कोड, इन एरर कोड को ढूंढना, चेकसम को ढूंढना एंड ऑटोमेटिक फेलियर ओवर प्रोसेसर्स वगैरह, ये सब चीज आपका एरर डिटेक्शन के अंदर आता है, ठीक है, और ये सच्चे सिस्टम को और रिलायबल बनाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखिए, हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी। इन हॉस्पिटल केयर सिस्टम में वो रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मस्ट ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट फेलियर, यानी पेशेंट को जब मॉनिटर करता है वो सिस्टम हमेशा कंटिन्यूअसली ऑपरेट होना चाहिए हर सिचुएशन में, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी वाला चीज है। एज मेनी डाउनटाउन कुड हैव लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर वहां पर सिस्टम ठीक से काम ना करे, एक्यूरेट काम ना करे या बंद हो जाए तो वहाँ जो इंसान का जान पे भी आ सकता है। दिस सिस्टम एम्प्लॉयज मल्टीपल लेयर ऑफ रेडिडेंट। तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल
मल्टीपल लेयर ऑफ रिडंडेंसी होता है कि एक अगर नई प्रॉब्लम है दूसरा चलेगा। रिडंडेंट पावर सप्लाई यानी उसमें से एक होता है कि पावर सप्लाई को रिडंडेंट रखा जाता है, बैकअप सर्वर्स इन सेपरेट लोकेशन ये रखा जाता है, एंड कंटिन्यूस डेटा रेप्लिकेशन भी कंटिन्यू होता रहता है। इफ कंपोनेंट फेल, अगर कंपोनेंट फेल होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच टू बैकअप विदाउट इंटरप्टिंग। जैसे ही सिस्टम फेल होता है, एक चीज फेल होता है, एक कंपोनेंट फेल होता है, तो वो क्या करता है, सिस्टम दूसरा में स्विच कर जाता है जो बैकअप के लिए रखा हुआ था। एडिशनली दिस सिस्टम कंटिन्यूअसली परफॉर्म सेल्फ चेक एंड अलर्ट स्टाफ टू एनी पोटेंशियल इशू बिफोर दे बिकम क्रिटिकल। यानी और इन सिस्टम्स में, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी सिस्टम होता है, क्रिटिकल सिस्टम है, इनमें ऐसा मैकेनिज्म भी डाला जाता है ना कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जाने से पहले खुद एरर्स और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको चेक करके नोटिफिकेशन स्टाफ को देता है ताकि वो सॉल्व कर ले, इंस्टेड कि वो और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चले जाए कि तब उसको ठीक करना पॉसिबल ना हो। इंश्योरिंग कंटिन्यू एंड रिलायबल ऑपरेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब रिलायबिलिटी का मतलब तो समझ में आ गया, बड़ा मजा भी आ रहा होगा, लेकिन अब चैलेंजेस भी तो कुछ आएगा ना। क्या चैलेंजेस है? कॉमन ऑब्स्टिकल रिलायबिलिटी में क्या आता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल प्रॉब्लम वेयर अ फेलियर कुड इंपैक्ट द एंटायर सिस्टम इज कंस्टेंट अ चैलेंज। यानी आइडेंटिफाई करना और मिटिगेट करना पोटेंशियल प्रॉब्लम जहां पर फेलियर इंपैक्ट करे इंटायर सिस्टम को, ठीक है। इवन वेल डिजाइन सिस्टम कैन हैव हिडन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। यहाँ तक कि अगर जो डिजाइन है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हिडन रखता है, इवन तब भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अ कॉम्प्लेक्स अ सिस्टम ग्रो इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योरिंग रिलायबल बिकम मोर चैलेंजिंग। यानी सिस्टम जैसे ही बड़ा होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है तो रिलायबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मोर कंपोनेंट एंड इंटरैक्टिव मीन मोर पोटेंशियल फेलियर पॉइंट एंड हार्डर टू ट्रेस इशू। हाँ, जाहिर सी बात है, सिस्टम ग्रो होगा इसका मतलब ज्यादा कंपोनेंट आ जाएगा, चाहे सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट ज्यादा हो या हार्डवेयर को, और ज्यादा कंपोनेंट का मतलब ज्यादा फेलियर का चांस। और रिलायबिलिटी मतलब क्या करते हैं, फेलियर का चांस को रोकते हैं, तो इसका मतलब आपको और ज्यादा तरीके से रोकना पड़ेगा और ट्रैक करना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस एंड अपडेट, बैलेंसिंग रिलायबिलिटी विद नीड ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट टू एड्रेस इशू एंड इंप्रूव फंक्शनलिटी टू डिसाइड टू डेडिकेट टास्क। अपडेट कैन समटाइम इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम। यानी क्या होता है कि अपडेट और मेंटेनेंस, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि अपडेट में नया प्रॉब्लम आ जाता है। ये चीज आपने काफी बार फेस किया होगा कि नया अपडेट आईफोन में आया तो स्क्रीन में लाइंस आ रहा है, और ये बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि नया अपडेट आया जिसमें एक नया सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम्स होता रहता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखिए, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम फेस सिग्निफिकेंटली रिलायबिलिटी चैलेंजेस। यानी एयर रिजर्वेशन सिस्टम है कोई, मान लीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रिलायबिलिटी चैलेंज फेस करते हैं सिग्निफिकेंटली। दिस सिस्टम मस्ट हैंडल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड अक्रॉस द ग्लोब। थाउजेंड्स यानी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड अक्रॉस द ग्लोब इनको हैंडल करना पड़ता है 24/7 विद जीरो टॉलरेंस ऑफ डाउनटाउन। यानी थोड़ा वक्त के लिए भी इनका सर्वर डाउन हो सकता है, टॉलरेंस जीरो, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनका टॉलरेंस में होगा। द कॉम्प्लेक्सिटी अराइज फ्रॉम द नेक्स्ट टू इंटीग्रेट विद द न्यूमरस एयरलाइन पेमेंट सिस्टम एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग रियल टाइम इन्वेंटरी एक्यूरेसी। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बन जाता है और उसमें मेंटेनेंस और चेंजेस करना, जबकि 24/7 वो अप है। द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन सच अ सिस्टम कुड डिसरप्ट इंटायर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल वर्ल्ड वाइड। यानी अगर ऐसा सिस्टम में जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, 24/7 इस्तेमाल हो रहा है, उसमें अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर निकल जाए फिर तो गया। यानी वही चीज यहाँ पर बताया कि ट्रैवल यानी डिस्टर्ब द ट्रैवल वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड जो ट्रैवलिंग चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देगा, पूरा जो एक साइकिल है वो खराब हो जाता है। एडिशनली रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट मस्ट बी परफॉर्म विदाउट इंटरप्टिंग सर्विस। यानी जो सर्विस चल रहा है आपका, वो सर्विस को रोके बगैर आपको मेंटेन और अपडेट करना पड़ता है। ये एक दूसरा चैलेंज हो जाता है। रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड फेलियर ओवर मैकेनिज्म एंड केयरफुल शेड्यूलिंग। यानी फेलियर ओवर मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है और शेड्यूलिंग भी करना पड़ता है आपको केयरफुल। दिस इलस्ट्रेट हाउ मेंटेनिंग रिलायबिलिटी इज इन कॉम्प्लेक्स हाई डिमांड सिस्टम प्रेजेंट आउटगोइंग चैलेंजेस। तो इससे आपको ये छोटा सा अंदाजा, हालांकि यहाँ पर आप प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी समझ भी नहीं पाएंगे जब तक आप वो काम ना करें, लेकिन स्टिल आप कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल को एनालॉजी लगा सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये सिस्टम। इसी वजह से पूरा एक्सपर्ट इंजीनियर का टीम लगता है। इवैल्यूएशन सिस्टम लेवल स्केलेबिलिटी। अब सिस्टम लेवल स्केलेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जाहिर सी बात है आपको पता कैसे चलेगा कि सिस्टम स्केलेबल है या नहीं है, तो कुछ टेस्टिंग होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग, दो किस्म का मेजर टेस्टिंग होता है। एक होता है लोड टेस्टिंग, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, मेजर हाउ सिस्टम परफॉर्म अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ लोड। अलग अलग लोड देके सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फ्रॉम नॉर्मल टू पीक यूजेज, दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द सिस्टम्स कैपेसिटी लिमिट एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। यानी इससे आपको मालूम चलता है कि लोड जब कमता और बढ़ता है, सिस्टम किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, कौन पॉइंट वो फेलियर हो रहा है। दूसरा हम लोग करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, पुश द सिस्टम बियॉन्ड इट्स नॉर्मल ऑपरेशन लिमिट टू ऑब्जर्व हाउ इट बिहेव्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड बॉटलनेक। यानी सिस्टम का जितना लिमिट है उससे ज्यादा उसको पुश किया जाता है ताकि वो कितना मैक्सिमम चला सकता है उसका लिमिट से ऊपर, जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वगैरह है या नहीं, और बॉटलनेक यानी लिमिटेशंस कहां पर हिट हो रहा है। स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, थॉटपुट होता है, यानी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क द सिस्टम कैन हैंडल ओवर द गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना हैंडल कर सकता है वो टास्क, ठीक है। हायर थॉटपुट इंडिकेट बेटर स्केलेबिलिटी, अगर ज्यादा संभाल रहा है तो स्केलेबिलिटी बेटर है। दूसरा था लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है एक्सेस द टाइम इट टेक्स फॉर द सिस्टम टू रिस्पॉन्स अ रिक्वेस्ट, यानी एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लग रहा है।
लो लेटेंसी विद इंक्रीज लोड, यानी अगर लोड इंक्रीज भी हो रहा है, लेटेंसी कम भी है, इंडिकेट एफिशिएंट स्केलिंग, इसका मतलब है कि स्केल अच्छा हुआ है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मॉनिटर हाउ सिस्टम रिसोर्स यानी सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, बैंडविड्थ आर यूज्ड एज सिस्टम स्केल, यानी जैसे सिस्टम स्केल हो रहा है तो मेमोरी, सीपीयू, नेटवर्क कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बराबर बराबर इस्तेमाल हो रहा है या लोड एक जगह जा रहा है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज अ साइन ऑफ गुड स्केलेबिलिटी, यानी अगर सीपीयू भी बैलेंस काम कर रहा है, मेमोरी, नेटवर्क सब बैलेंस काम कर रहा है, इसका मतलब बेटर स्केलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये मेजर होता है, स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। एडिशनल इवोल्यूशन मेथड, अब एडिशनल मेथड भी होता है इवोल्यूशन का, यानी कैपेसिटी प्लानिंग, यूज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड ट्रेंड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड नीड एंड रिसोर्स नीड, दिस हेल्प्स इन प्लानिंग और फर्दर एक्सपेंशन, यानी कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग भी होता है कि अगर आपको आगे कुछ करना है कि नहीं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह करते हैं। बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन, यानी यूजर यूज परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक इन द सिस्टम, यानी बहुत सारा टूल आता है जिससे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, यानी जो क्यूए टेस्टर्स होता है, क्वालिटी एश्योरिंग टेस्टर होता है, उनमें एक बकायदा ग्रुप होता है जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, तो वो आके आपका वेबसाइट को, एप्लीकेशन को, सिस्टम को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताया कहाँ पर बॉटलनेक है, कहाँ पर लिमिटेशन हिट हो रहा है। दिस इंक्लूड डिटेक्टिंग स्लो कंपोनेंट और रिसोर्स कंस्ट्रेंट दैट लिमिट स्केलेबिलिटी, यानी जो भी स्केलेबिलिटी को रोक सकता है उसको पहले फिक्स करना, फिर स्केलेबल करना है। ठीक है, आर्किटेक्चर कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इवैल्यूएट इफ द सिस्टम आर्किटेक्चर एम्प्लॉय स्केलेबल डिजाइन पैटर्न, एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वगैरह। इन आर्किटेक्चर कैसा है, अगर वो स्केलेबल आर्किटेक्चर है जैसे कि माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड एक्सेस द सिस्टम इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू डायनामिकली एलोकेट रिसोर्स बेस्ड ऑन डिमांड, यानी आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो आर्किटेक्चर पे आप स्केल करना चाहते हो वो स्केल के लिए कैसा है, नहीं। इसके बाद इवैल्यूएटिंग सिस्टम लेवल रिलायबिलिटी, यानी ये क्या था, ये था सिस्टम लेवल इवैल्यूएटिंग सिस्टम लेवल स्केलेबिलिटी और ये है सिस्टम लेवल रिलायबिलिटी। इसमें क्या आता है, इसमें दो चीज आता है, एक होता है फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग में दो चीज आते हैं, एक होता है रिडंडेंसी टेस्टिंग और एक होता है फेलियर इंजेक्शन। रिडंडेंसी टेस्टिंग में आप क्या करते हैं ना, ये मोस्टली जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी ये सब पॉइंट्स पढ़ते हैं, यानी उनके फील्ड में भी ये सब आते हैं बहुत ज्यादा। वैरी द इफेक्टिवनेस ऑफ रिडंडेंट कंपोनेंट, एग्जांपल बैकअप सिस्टम कितना है, फेलियर ओवर मैकेनिज्म कितना है इन मेंटेनिंग सिस्टम ऑपरेशन ड्यूरिंग फेलियर, यानी रिडंडेंसी कैसा है उसको टेस्ट किया जाता है कि फेलियर जब हो जाए तो जो रिडंडेंट कंपोनेंट है वो कैसे करके काम कर रहा है। इसके बाद आता है फेलियर इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, सिमुलेट फेलियर टू टेस्ट हाउ सिस्टम रिस्पॉन्ड एंड रिकवर, दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई वीकनेस इन द फॉल्ट टॉलरेंस डिजाइन, यानी इसके बाद क्या होता है ना कि फेलियर जो होता है, यानी जो फेलियर ऑफ सिस्टम फेल हो जाता है, आप एक्चुअली में सिस्टम को खुद फेल करते हैं, यानी डायरेक्ट फेल नहीं करते सर्वर में जाके, आप सिमुलेट करते हैं उस चीज को, यानी मिमिक करते हैं, मिमिक करके देखते हैं कि अगर इतने स्पेसिफिकेशन में ये सिस्टम फेल होता है तो मेरा जो एक्चुअली में फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है, यानी फॉल्ट टॉलरेंस को भी चेक करने का तरीका है कि फॉल्ट टॉलरेंस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी बैकअप का भी बैकअप। रिलायबिलिटी मैट्रिक, अब रिलायबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी जिसको MTBF भी कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है ना कि मेजर द एवरेज टाइम बिटवीन सिस्टम फेलियर, यानी सिस्टम फेलियर के दरमियान एवरेज टाइम कितना मिल रहा है आपको। हायर MTFB इंडिकेट बेटर रिलायबिलिटी, यानी ऑफ कोर्स अगर आपको सिस्टम फेलियर के दरमियान ज्यादा टाइम दे रहा है वो, तो इसका मतलब रिलायबिलिटी अच्छा है। इसके बाद एक आता है मीन टाइम टू रिपेयर, यानी MTTR, इसमें क्या होता है ना कि मेजर द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर एंड रिस्टोर द सिस्टम आफ्टर द फेलियर, यानी सिस्टम फेलियर होने के बाद कितना एवरेज टाइम लगता है उसको रिपेयर करने में, दोबारा स्टार्ट करने में। लोअर MTTR इंडिकेट मोर एफिशिएंट रिसोर्स प्रोसेस, ये जाहिर सी बात है, अगर रिसोर्स यानी रिपेयर का टाइम कम लगता है इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और इसके बाद होता है अप टाइमिंग। अप टाइमिंग में क्या होता है, ट्रैक द परसेंटेज ऑफ द टाइम द सिस्टम इज ऑपरेशनल एंड अवेलेबल, हायर टाइम अप इंडिकेट ग्रेटर रिलायबिलिटी, यानी ओवरऑल कितना टाइम तक सिस्टम अप है उसके बाद वो फेलियर वगैरह में जा रहा है, तो अगर ज्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम अप है तो इसका मतलब अच्छा रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है सिस्टम का। तो ये तीन मैट्रिक्स है देखने का। एडिशनल, तो ये तीन मैट्रिक्स है देखने का। एडिशनल इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है, एरर हैंडलिंग, इवैल्यूएटिंग द मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर, दिस इंडिकेट्स एरर कोड, चेकसम्स एंड ऑटोमेट रिकवरी प्रोसेस वगैरह, यानी एरर हैंडलिंग वगैरह भी आपको देखना पड़ता है, मैकेनिज्म ऐसे लगाना पड़ता है जो डिटेक्ट कर सके एरर्स वगैरह को, और चेकसम्स वगैरह जिसके ऊपर हमने डिस्कस पहले ही किया था, ये सब। दूसरा हो गया रिडंडेंसी एंड बैकअप, इंश्योर दैट द बैकअप सिस्टम एंड processes are reliable and can quickly restore the case of the failure. Test automatic leftover failover mechanism to ensure seamless transitions. यानी आसान शब्दों में जो रिडंडेंसी है और जो बैकअप है उसको भी टेस्टिंग करना कि अगर फेलियर हो जाए तो वो काम कैसे करेगा, कितना फास्ट वो मतलब दोबारा से सिस्टम को ऑफ कर सकता है या स्विच कर पा रहा है। मेंटेनेंस एंड अपडेट, यानी इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ शेड्यूलिंग मेंटेनेंस ऑन द सिस्टम रिलायबिलिटी एंड एक्सेस प्रोसेस फॉर अप्लाइंग पैचेस एंड अपडेट टू एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी मेंटेनेंस और अपडेट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इवैल्यूएट करना इम्पैक्ट, यानी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, शेड्यूल करना मेंटेनेंस को, सिस्टम रिलायबिलिटी को, एक्सेस करना, अप्लाई करना, पैच करना, अपडेट करना, ये सब, फिर सिस्टम में जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है वो सबको भी मतलब फिक्स करना, मिटिगेट करना, वो सब इसके अंदर आ जाता है। एडिशनल इवोल्यूशन मेथड है, एडिशनली आप और सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। कंक्लूजन, द स्टडी ऑफ
system architecture provide a crucial insight into the various approach used in design and optimization computer system, addressing different need and challenges। यानी ये जो हम लोग सिस्टम आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक क्रूशियल इंसाइट मिलता है कि किस तरीके से अलग अलग अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन के लिए, ऑप्टिमाइज के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें आप अलग अलग नीड और अलग अलग चैलेंज को एड्रेस करते हैं कि ये जरूरत और ये चैलेंज है। सिंगल प्रोसेस सिस्टम रिप्रेजेंट द फाउंडेशनल आर्किटेक्चर। इसमें से जो सिंगल प्रोसेस सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, वो फाउंडेशनल आर्किटेक्चर होता है सब आने वाले बात का। फोकसिंग ऑन अ सिंगल सीपीयू परफॉर्म ऑल कंप्यूटेशनल टास्क, जिसमें फोकस करता है एक सीपीयू के तमाम कंप्यूटेशनल टास्क वही संभाले। दिस सिस्टम आर अ सिंपलर एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव बट कैन स्ट्रगल विद परफॉर्मेंस लिमिटेशन व्हेन फेस्ड विद अ हायर वर्कलोड और कॉम्प्लेक्सिटी एप्लीकेशन। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि ये सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन परफॉर्मेंस में ये फेल हो जाएगा। एज कंप्यूटिंग डिमांड ग्रो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑफ्टन विद देयर कैपेबिलिटी नेसेसिटेटिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ मोर एडवांस आर्किटेक्चर। यानी जैसे सिस्टम डिमांड हुआ, सिस्टम ग्रो हुआ, तो जो सिंगल प्रोसेस सिस्टम थे वो अपना जो है वो कैपेसिटी को हिट कर दिए, यानी कैपेसिटी तक रीच कर दिए, जिसकी वजह से एडवांस आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना पड़ा। तब आया मल्टी प्रोसेसर सिस्टम व्हिच यूटिलाइज मल्टीपल सीपीयूज, ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट बाय एलोकेटिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी मल्टीपल प्रोसेसर जब आया तो इसमें मल्टीपल सीपीयूज काम कर रहा था और ये सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट था और बहुत ज्यादा फास्ट करता था चीजों को पैरेलल प्रोसेसिंग के मदद से। दिस डिजाइन इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा था बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अक्रॉस सेवरल प्रोसेसर्स इनेबलिंग बेटर हैंडलिंग ऑफ इंटेंसिव कंप्यूटेशनल एंड मल्टीटास्किंग। यानी अलग अलग टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना और सब पे डिफरेंट डिफरेंट लोड डालना, यानी अलग अलग कोर या अलग अलग सीपीयू पे, इससे इनेबल होता था बेटर हैंडलिंग इंटेंसिव कंप्यूटेशन। यानी जो हेवी कंप्यूटेशन है, मल्टीटास्किंग है, वो एफिशिएंटली अब आप कर सकते थे। इसके बाद ऑन द ब्रॉडर स्केल, अब अगर एक ब्रॉडर स्केल में देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर प्रोसेसिंग बाय कनेक्टिंग मल्टीपल मशीन्स ओवर द नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले सिंगल प्रोसेसर आया, फिर उसको फिल करने के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम आया। मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर में भी तो आप अलग अलग प्रोसेसर को डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं ना टास्क, तो वहीं से फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट निकला। ये नहीं, थर्ड फेज आप बोल सकते हैं, थर्ड चेंज है, ये थर्ड रेवोल्यूशन है कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में, जिसको ओवर द नेटवर्क आप काम कर सकते हैं। ईच कॉम्बाइंड टू द ओवरऑल कंप्यूटेशनल पावर। दिस अप्रोच enhance both scalability and fault tolerance, making it suitable for larger application and geographically dispersed application। ठीक हो गया। The importance of scalability and reliability। अब scalability और reliability का importance क्या है? Scalability ensure that a system can expand its resource and accommodate increasing workload, whereas by adding more power to existing machines, vertical scaling or integrate additional machine into the network, यानी horizontal scaling, reliability focus on maintaining consistency, performance and availability, crucial for minimizing downtime and ensuring uninterrupted service. Together, these coordinate consideration are vital for building a robust and adaptable computing environment applicable to meeting the evolution demand of the modern technology। यानी आसान शब्दों में जो ऊपर में हमने तमाम रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी का डिटेल्स पढ़ा ना, वो सबको अप्लाई करने से क्या होता है कि एक रॉबस्ट एप्लीकेशन बनेगा जो कि आज के एनवायरनमेंट के लिए कैपेबल होगा और जो आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो यूजर का नीड है उसके लिए वो बेस्ट काम करेगा। फर्दर फ्यूचर आउटलुक, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी विल ओनली ग्रो। यानी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है ना, तो उस तरीके से इंपॉर्टेंस स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का बढ़ जा रहा है। इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर चीज क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है। एज कंप्यूटिंग एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग का टाइम बढ़ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग बढ़ रहा है, स्मार्ट वॉच और कितना कुछ आ गया अभी। विल रिक्वायर सिस्टम दैट कैन स्केल डायनामिकली व्हाइल मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि डायनामिकली मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और रिलायबिलिटी को हाई प्रोवाइड करना, ये क्रूशियल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज द एस्पेक्ट इन द सिस्टम डिजाइन विल बेटर पोजिशनड टू अडॉप्ट द चैलेंजेस रिक्वायरमेंट एंड डिलीवर कंसिस्टेंसी हाई क्वालिटी सर्विस टू देयर यूजर। यानी आसान शब्दों में अभी के टाइम पे जब सब कुछ क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है ना, तो हर चीज अपने हिसाब में एडवांस हो रहा है, तो क्लाउड भी अपने हिसाब से एडवांस हो रहा है। अलग अलग चीजों उसमें आ रहे, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको नए नए अपग्रेड करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर का नीड, यानी यूजर को हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर सिर्फ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी सब सिस्टम आर्किटेक्चर में अप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी या लोड बैलेंसिंग वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, क्योंकि एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा पावर आपका स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।